हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पेपर फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहले प्रतिनिधि विचारक प्लेटो के बारे में पूर्ण चर्चा कर ली है और दूसरे विचारक अरस्तू पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व के वीडियो में हम अरस्तू की जीवन परिचय और उसके राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तूज थॉट ऑन सिटीजनशिप। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में नागरिकता पर विचार किया है। अरस्तू राज्य को नागरिकों का एक समूह बताते हैं और नागरिकता के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। प्रचलित धारणाओं की आलोचना करते हुए अरस्तू प्रश्न उठाते हैं कि नागरिक कौन है, यानी नागरिकता किसे दी जा सकती है। सर्वप्रथम वह इस प्रश्न पर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हैं और ये बताते हैं कि कौन कौन नागरिक नहीं हो सकते, यानी केवल किन कारणों से किसी व्यक्ति को हम नागरिक नहीं कह सकते। अरस्तू कहते हैं कि केवल निवास से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी भी निवास की योग्यता को धारण करते हैं। विदेशों से आने वाले व्यक्ति हमारे राष्ट्र में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। दूसरा, अभियोग चलाने यानी मुकदमे चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि विदेशियों को भी ये अधिकार संधि और समझौतों के द्वारा प्राप्त हो सकता है। किसी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने से भी कोई नागरिक नहीं हो जाता, या फिर किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता। अरस्तू के अनुसार ये पुराने राज्यों के संबंध में ठीक था, लेकिन नए जो नगर राज्य उस समय यूनान में अस्तित्व में आ रहे थे, उनके लिए नागरिकता संबंधी ये दृष्टिकोण है, ये अरस्तू के अनुसार उचित नहीं था। तो अरस्तू ने कहा कि क्या क्या नहीं हो सकता, केवल जन्म, केवल निवास स्थान या केवल कानूनी अधिकारों की प्राप्ति से कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। तो नागरिक कौन हो सकता है? इसके लिए अरस्तू ने नागरिकता की परिभाषा दी है कि जो व्यक्ति स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और विधायिक गतिविधियों में भाग लेता है, वही व्यक्ति राज्य का नागरिक हो सकता है। यानी जो व्यक्ति राज्य के न्याय संबंधी कार्यों में और कानून निर्माण संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदार बनता है, वही व्यक्ति राज्य का नागरिक कहलाने का हकदार है। ये व्यवस्था उस समय के नगर राज्यों के अनुकूल थी। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय के नगर राज्यों में, अधिकांश नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें नागरिक स्वयं विधायी कार्यों में भाग लेते हैं, उनमें सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो अरस्तू ने ऐसी भागीदारी रखने वाले लोगों को ही नागरिकता देने की वकालत की है। अरस्तू का ये जो विचार है वो आज के नागरिकता संबंधी विचारों से बहुत भिन्न है, क्योंकि आज केवल मतदाताओं को भी यह हम नागरिक मानते हैं, या केवल भागीदारी निभाने की आवश्यकता हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि अब प्रतिनिध्यात्मक शासन या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो प्रचलन में है, जहां हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी करते हैं। प्रत्यक्ष भागीदारी अधिक जनसंख्या, अधिक क्षेत्रफल के कारण अब अधिकांश राज्यों में संभव नहीं रही है। तो अरस्तू ने कहा कि दो शर्तें होगी, वो न्यायिक और विधायी कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाए, और ये भागीदारी निभाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें होगी, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास अवकाश होना चाहिए, उसके पास लीजर टाइम होना चाहिए। इस अवकाश का मतलब छुट्टी कतई नहीं है। अरस्तू कहते हैं कि नागरिक बनने के लिए आवश्यक योग्यता है कि वो अवकाश पाता हो, वो व्यक्ति
अवकाश उसके पास में उपलब्ध हो जिससे उसका नैतिक और उसका बौद्धिक विकास हो सके, उसके चिंतन की क्षमता है वो विकसित हो सके। तो ये अवकाश का मतलब छुट्टी नहीं है। इस अवकाश का मतलब है ऐसे कार्यों को करने से रोकना जो अपने आप में साध्य न होकर साधन है। साधन माने जीविका उपार्जन के कार्यों में लगे रहना, जैसे खाना बनाना, खदान में काम करना, मकान बनाना या कोई बिजनेस करना। ये सभी कार्य अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते। ये सिर्फ साधन मात्र हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को संभव बनाते हैं। जीविकोपार्जन के साधन इन्हें हम कह सकते हैं, या फिर रोजमर्रा के कुछ आवश्यक कार्य है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जबकि ज्ञान, चित्रकला, राजनीति ऐसे कार्य हैं ये अपने आप में साध्य है, क्योंकि ये आपकी नैतिक प्रज्ञा है उसको निखारते हैं, आपकी बुद्धि है उसका विकास करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह के कार्य जो कर सकता है इसका मतलब उसी व्यक्ति के पास में अवकाश है। अरस्तु का कहना है कि जो व्यक्ति अपना सारा समय और सारी शक्ति केवल आजीविका कमाने में लगा देते हैं, यानी दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अपने जो कर्तव्य हैं उनका संपादन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। यानी जब आप पूरे दिन सिर्फ पेट की चिंता में या अपने घर परिवार की चिंता में लगे रहते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो कुंद हो जाती है। सोचने समझने की या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति जो जिम्मेदारी है वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास अवकाश नहीं है वो नागरिक बनने के लायक नहीं है। तो इस आधार पर अवकाश का जो ये कंडीशन है, शर्त है, इसके आधार पर अरस्तु कई वर्गों को नागरिकता से वंचित कर देना चाहते हैं, जिनमें पहली है महिलाएं और बच्चे। इनका कहना है कि महिलाएं और बच्चे, इनका बौद्धिक क्षमता है वो कम होती है, इनकी सोच विचार की क्षमता है वो कम होती है, इसलिए इन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर दास, दास को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। दास का मतलब यहाँ पर गुलाम से है, क्योंकि वो अपने जीवन में केवल शारीरिक श्रम करने के लिए ही बने हैं, उनमें उचित विवेक नहीं है, इसलिए वो भी अवकाश नहीं पाते हैं न्यायिक और विधायी गतिविधियों में भागीदारी के लिए। उसके अलावा श्रमिक वर्ग के नागरिकों के पास, श्रमिक वर्ग के लोगों के पास भी अवकाश नहीं है। शिल्पी, उत्पादक, वृद्धजन हैं, उनकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो गई है, उनकी भी सोच विचार है वो क्षमता कमज़ोर हो चुकी है। और उसके अलावा विदेशी व्यक्ति है, इनको भी नागरिकता प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग नागरिकता की जो आवश्यक शर्त है न्यायिक और विधायी कार्यों में भाग लेना, उसमें सक्षम नहीं है, इसलिए इन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अरस्तु का ये जो नागरिकता संबंधी कंसेप्ट है या जो ये विचार है, इसकी काफ़ी आलोचना की जाती रही है, और वर्तमान समय की जो नागरिकता की अवधारणाएं हैं इनसे ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है। महिलाओं को नागरिक नहीं मानते हैं, और इस कंसेप्ट में केवल नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं उनकी चर्चा की गई है, अधिकारों की और कोई गौर अरस्तु ने नहीं किया है। और आधुनिक राज्यों के ऊपर इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक राज्य हैं वो उनकी जनसंख्या अधिक है, उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन नहीं है। विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक अथवा अप्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र लागू है, उसमें जनसंख्या के एक बड़े भाग को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण है, क्योंकि अरस्तु चाहते हैं कि संपत्ति विहीन जो लोग हैं उन्हें भी नागरिकता प्रदान न की जाए, यानी ये सिर्फ धनी लोगों को नागरिकता प्रदान करने के पक्षधर हैं। तो ये आधुनिक राज्यों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता है वो अल्प संपत्ति धारण करने वाली है, तो इतने बड़े हिस्से को नागरिकता से वंचित करना कहीं भी उचित नहीं लगता है। नागरिकता के संबंध में प्लेटो और अरस्तु की तुलना
प्लेटो सैद्धांतिक दृष्टि से दास और नागरिक में कोई भेद नहीं करता है, क्योंकि प्लेटो ने अलग से नागरिकता संबंधी विचार कहीं पर नहीं दिए हैं। दास प्रथा के बारे में वो बिल्कुल मौन रहे हैं, यानी वो दास में और साधारण जो नागरिक हैं उनमें कोई भेद नहीं करते हैं, दास और स्वामी में कोई भेद नहीं करते हैं। लेकिन अरस्तु ने इनमें बहुत भेद किया है। वो दास जो शारीरिक श्रम करते हैं, परिवार में भारी काम करने के लिए जिनको रखा जाता है, उनको अरस्तु ने नागरिकता से वंचित कर दिया है। प्लेटो महिला समानता के पक्षधर रहे हैं। शिक्षा में समानता, अभिभावक वर्ग में उनके संयोजन या उनको शामिल कर लेने के प्लेटो पक्षधर रहे हैं। महिला समानता की वो वकालत करते हैं। लेकिन अरस्तु है वो महिलाओं को नागरिकता के अधिकार से भी वंचित कर देना चाहते हैं। तो अरस्तु की ये नागरिकता संबंधी धारणा है, इसको सैद्धांतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, और व्यवहारिक रूप से इसको अपनाना तो बिल्कुल भी संभव, आधुनिक राज्यों के लिए बिल्कुल भी संभव, इसको अपनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। धन्यवाद।